नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कि हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पातल कर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, रीट के एस्पायरेंट, शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी के प्रतिभागियों, जिन्होंने अच्छी तरीके से अपनी मेहनत की और आज इस मेहनत को परिणाम तक पहुंचाने की बारी थी। आशा करता हूं, आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस युद्ध के मैदान में अपने सभी हथियारों को उपयोग में लेते हुए इसको विजय होने की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। और पेपर बहुत अच्छा था, क्योंकि जब पेपर सरल आ जाता है तो पढ़ने वाले अभ्यर्थी मात खाते हैं। इसमें पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये पेपर बहुत अच्छा था। थोड़ा लेंथी पेपर था तो सबके लिए था, किसी एक के लिए नहीं। और अपेक्षा है आप सभी ने इस पेपर को अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित, अनुशासित ढंग से संपन्न किया होगा। और पेपर ऐसा था कि कुछ प्रश्न छोड़ने लायक थे, कुछ करने लायक थे, जिसमें ये कला विकसित हो चुकी थी कि किसको छोड़ा जाए, किसको किया जाए। वो अभ्यर्थी निश्चित तौर पर जिस दिन परीक्षा का परिणाम घोषित होगा उस दिन वो अपने माता पिता के अरमानों पर अवश्य में खरा उतरेगा, अपने खुद के अरमानों पर खरा उतरेगा, तो अपने जीवन को एक ऐसे पेशे में लाके खड़ा करेगा, क्योंकि शिक्षक अपने आप में एक अलग वजूद रखता है। अन्य नौकरियों की बजाय शिक्षक का पेशा अपने आप में एक अलग है। और मैं आशा करता हूं कि जिन जिन ने इस पेपर को अच्छी तरीके से किया है, अनुशासन से किया है और सुव्यवस्थित ढंग से अपने आप के ऊपर संयम रखते हुए इस पेपर को हल किया है, वे विद्यार्थी अवश्य में आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग के हमारे साथी बनेंगे। उनको एक बार पुनः अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं आज आपके सामने कुछ गणित व विज्ञान विषय के प्रश्न आपके पेपर में थे, उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। शिक्षण विधियों के एक दो प्रश्न छोड़ दिए जाए, बाकी प्रश्न टफ नहीं थे, अच्छे प्रश्न थे, करने लायक थे और आपने किए भी होंगे। और मैंने जिन विद्यार्थियों को कक्षा में करवाया था उन अभ्यर्थियों को जिस दिन मैं क्लास में करवा रहा हूं, उन्होंने कह रहा था मैं कि फॉर्मूले याद रखना, अच्छी तरीके से याद रखना कि क्षेत्रफल में से एक न एक प्रश्न, कम से कम एक और दो, कम से कम एक प्रश्न तो आपको देखने को मिला ही। तो यहाँ पर आपको दो प्रश्न देखने को मिले हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि आपने पेपर अच्छा किया है और जिसने पेपर अच्छा किया है उनके मन में एक तृप्ति का भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों के आंसर की ओर, सॉल्यूशन की ओर। फिर अपने मिलाइए कि कितने प्रश्न आपके इनमें से सही हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत भी होंगे, निराश नहीं होना है, सब करके आए वो सही भी नहीं होंगे। तो अपने ऊपर संयम रखिए और जिन्होंने अच्छी तरीके से किया है, मैं फिर कह रहा हूं कि उनके मन में एक शांति का भाव अवश्य में अभी भी आता होगा, पेपर नहीं मिला है तो भी, क्योंकि ये मन पहले भी पढ़ लेता है कि कैसा किया है, कैसे नहीं किया है। और फिर आइए आज के गणित और विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आपका जो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है गणित विषय का 11वां प्रश्न। ये सीरीज कौन सी है पता नहीं। गणित विषय का 11वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूले दिए गए, तो उन फॉर्मूलों को आपस में मिलान करना था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कक्षा में जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया उनको कहा था कि फॉर्मूला अवश्य में याद करना। और ये पहला प्रश्न है कि घनाभ का आयतन, आयतन के फॉर्मूले दे रखे हैं, तो घनाभ का आयतन आपको विद्यार्थियों कितना होता है? घनाभ का आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो ए का 1 नंबर होगा। शंकु का आयतन मैंने बताया था, मैंने ऐसे भी कहा था कि शंकु बेलन से छोटा होता है तो बेलन का पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहाँ दिखाई दे रहा है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का हो जाएगा ये बी में 3 नंबर। बेलन का आपको मैंने कहा था पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बेलन का ये हो जाएगा और गोले का ये है। तो बी में डी में 4, डी में 4 और
सी में 2, सी में 2, बी में 3, डी में 3 और ए में 1। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आशा करता हूं कि आपका प्रश्न ये सही हुआ होगा। बढ़िए, अब देखिए साइंस का भी इसमें साथ में है, तो साइंस के भी प्रश्न में साथ में करवा देता हूं कि एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। साथियों देखिएगा कि उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का एक समूह होता है उत्तक, यानी कोशिकाएं जब कोशिकाएं मिलती है तब किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। इसका मतलब पहले नंबर कोशिकाएं, कोशिकाओं से 2 नंबर पर उत्तक बना। अब देखिए उत्तक बनने के बाद आप लोग क्या करें, अब उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। उत्तक अंग का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों अपने शरीर की एक एक कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के ये शरीर का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। तो इस तरीके से 1 नंबर पर कोशिकाएं, यानी कोशिकाएं ए पर, ये 1 नंबर, 2 नंबर पर हो जाएगा उत्तक, 3 नंबर पर हो जाएगा डी, ये 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर होगा अंग तंत्र। तो ए बी डी सी, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आशा करता हूं कि विज्ञान के प्रश्नों पर भी आपने झंडे गाड़े होंगे। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस पेज पर अपना प्रश्न नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। अब देखिए यहां पर कथन, और बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, समझ आधारित प्रश्न था। तो देखिए विद्यार्थियों, एक पहिया है जो कितनी दूरी तय करता है? 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और तो ऐसा कह रहा है कि उस पहिए की त्रिज्या 14 सेंट। अपने इस 88 किलोमीटर दूरी पहिया तय कर रहा है, इसका मतलब परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है विद्यार्थियों। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर अपने पास नहीं है, परंतु इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी अपने पास है, जो कि 88 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 88 किलोमीटर है। और ये चक्र कितने लगा रहा है? 1000 घूर्णन पूरे कर रहा है। कितने घूर्णन पूरे कर रहा है? 1000 घूर्णन पूरा कर रहा है। और अब देखिए ये देर की कितनी? 14। तो मैं आर की जगह 14 रख दूं, आर की जगह मैंने ये 14 रख दिया, और गुणा ये देखिए ये तो एक चक्र की दूरी है, घूर्णन कितना कर रहा है? 1000 कर रहा है, 1 गुणा 1000। अब यदि 88 किलोमीटर आएगी तो अपना ये कथन और उसका कारण दोनों सही है, अन्यथा गलत। अब देखिए 7 का भाग इसमें क्या है? 2 बार, ये 44 दूने 88, और 88 गुणा 1000 किया तो 88,000 ये मीटर है विद्यार्थियों, क्योंकि ये किसमें है? मीटर में। मीटर आ गया, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगी किलोमीटर। कितने किलोमीटर आई? 88 किलोमीटर आई। इसका मतलब अपना जो कथन दे रखा है वो कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, समझ आधारित है थोड़ा, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां समझ सबसे बड़ी होती है, क्योंकि आपके हाथों में उन विद्यार्थियों का भविष्य दिया जाएगा। उन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो समझ अवश्य में होनी चाहिए। अन्य नौकरियां की बजाय शिक्षक थोड़ा संवेदनशील पेशा ज्यादा है, तो सोचना आपको आना ही चाहिए। तो ये काफी समझ आधारित था, कुछ अपनी मानसिक क्रियाएं भी करनी थी, गणितीय क्रियाएं भी यहाँ करनी थी। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न है कि फेफड़ों के मार्ग पथ या पास छोटी लघुतम नलिकाओं, यानी फेफड़े होते हैं ना, ऐसे ऐसे फेफड़े बने होते हैं, ऐसे उन फेफड़ों के अंदर ये जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे अलग अलग ये बन, इनको कहा जाता है, ये इन्होंने कुविका लिखा है। हालांकि उनमें जो आपकी बोर्ड की किताब है उसमें कुविका लिखा हुआ है। कुविका एल्वोल, इंग्लिश देखते हो आपको एल्वोल, ये सही इंग्लिश थोड़ी क्या कहता है, हिंदी में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, इंग्लिश का थोड़ा बहुत टर्म्स अपने को ध्यान रखनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 यानी बी आपका सही है। अगला इसमें देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। मैंने विद्यार्थियों आपको क्या बताया था? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 और महत्तम समापवर्तक 5। मैंने फॉर्मूला बताया था
कि LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याएं x इंटू वाई। अब LCM दो संख्याएं मैंने कह दिया, एक x है एक y है, x गुणा y बराबर इन दोनों संख्याओं का 495 गुणा 5 पचम 25 2 45 47 और 4 4 पचम 25 2 45 और 47 4 4 5 20 और 4 24, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया 2475। अब दोनों संख्याओं का आपको योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है वो 100 है। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ से x या y की वैल्यू x की निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगी 100 माइनस वाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो ये हो जाएगी x की जगह 100 माइनस वाई गुणा y बराबर 2475। इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2475। ये समीकरण बन गया। अब ये दोनों उधर भेज देता हूं मैं तो ये वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर और 100 ये इधर प्लस का तो उधर जाके 100 माइनस की और प्लस की 2475 बराबर 0। अब इनको हल करोगे, इसके ऐसे टुकड़े करो कि इनका गुणनफल ये आ जाए तो ये टुकड़े हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 45y माइनस के 55y प्लस के 2475। अब इन टुकड़े करोगे यहाँ से y कॉमन आ गया, ये एक। अब देखो टुकड़े करोगे संख्या कौन सी होगी, ये बीच वाली संख्या ही होगी। एक तो ये हो जाएगी 45 और यहाँ से कॉमन आ रहा है 55 माइनस के 55 कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा y माइनस 45 तो एक हो जाएगा y बराबर 45, दूसरी संख्या हो जाएगी 55। आपको इन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है साथियों, क्या पूछा है अंतर पूछा है, तो अपना अंतर हो जाएगा कितना, अंतर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 1 सही है 19वें प्रश्न में। बहुत अच्छी तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, प्रतिभागियों, भावी अध्यापकों, आपने अच्छी तरीके से इस प्रश्न को हल किया होगा। अब देखिए इसमें एक और साइंस का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी मैथ्स का ही है। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि 18,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में उपचयित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बहुत। अब देखिए ये कौन कहता है कि मैंने आपको कक्षा में नहीं करवाया, ये प्रश्न बिल्कुल करवाया था, मैंने कहा था ध्यान रखना ब्याज वाले प्रश्नों का। ये रहा प्रश्न 18,000, मैंने ये कहा था कि 2 वर्ष का अंतर होता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मूलधन ब्रैकेट x, x मतलब r लिख दू दर r बाई 100 का होल स्क्वायर और बराबर इनका क्या आएगा अंतर आएगा। विद्यार्थियों ध्यान देना, आपको दर पूछा है, मूलधन आपको 18,000 रुपए दे रखा है, 18,000 और r की वैल्यू हो जाएगी आपको ज्ञात करनी है बटे में 100 का होल स्क्वायर, अंतर 405, 405 अंतर 405 दिया गया है। अब देखिए इसका मैं होल स्क्वायर खोलूं तो ये हो जाएगा 18,000 गुणा आर स्क्वायर बटे 100 गुणा 100 बराबर 405। अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो गए और ये 18 इधर गुणे में तो भाग में और ये 10 भाग में तो गुणे में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 405 गुणा 10 बटे 18, 9 का भाग इसमें गया 2 बार, 4 में 36, 5 में 45 और ये गया इसमें 5 बार, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, 20 और 225। आर स्क्वायर की आ जाएगी 200, आर स्क्वायर की 225 है तो आर स्क्वायर 225 किसका वर्ग होता है 15 का, तो अपनी रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों 15 हो जाएगी। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाँ ये रहा। अब देखिए ये 9th की क्लास में प्रश्न, ये 9th की क्लास में से प्रश्न आया है कि हालांकि मैं साइंस स्कूल में पढ़ाता हूं तो ये बातें सभी हो जाती है, परंतु आपको जब कहा जाता है कि बोर्ड की जब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ा करें तो थोड़े आप क्या होते हैं कतराते हैं, आप पढ़ा करें गाइडों की बजाय। अब देखिए ये वो दौर चला गया, अब आपकी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वैकेंसीज में वो आपकी बोर्ड की जो प्रमाणित किताबें हैं उन प्रमाणित किताबों में से आ रहे हैं। तो रुडोल्फ विर्चो, अब अपन जाते हैं रॉबर्ट हुक की तरफ जाते हैं उनकी तरफ, वहां जाने से पहले रुडोल्फ विर्चो ने भी कोशिकाओं के बारे में बात की थी। कोशिका विभाजन का एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, किताब में दिया हुआ है कि कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था वो 1800
1875 में दिया था। कब दिया था? 1875। ये 1859 की बातें ये बाद में आ जाती है। तो 1875 में, यानी रॉबर्ट विर्चो ने जो सिद्धांत दिया वो दिया था 1855 में। ये भी प्रश्न आपने अच्छी तरीके से इसको किया होगा। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में तो दिल गदगद हो जाता है और सफलता बिल्कुल आपको सामने दिखती है। जिन्होंने अच्छी तरीके से पेपर को किया है, अच्छी तरीके से पहले पढ़ाई की है, एक सुनियोजित ढंग से लक्ष्य को अपने पहली प्रायोरिटी पर रखते हुए जिनने मेहनत की है, उनकी मेहनत अवश्य में कामयाब हो गई। ये पूरा विश्वास है, क्योंकि कहा गया है कि जिनके जो लोग क्या होते हैं कि चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, उनमें संघर्ष का मादा नहीं होता। संघर्ष का मादा विद्यार्थियों उनमें होता है जो देखिए संघर्षों से ही पले बढ़े हैं। जब शुरुआती से ही उनके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाते हैं, सफलता वे हासिल करते हैं। कहा गया है कि सहूलियत आपको अभाइज बना रही है तो छोड़ दो, यदि रास्ते आपको मंजिल से भटका रहे हैं तो मोड़ दो, यदि मन्नत के धागों के भरोसे बैठे हैं तो ये धागे तोड़ दो और उठो, मेहनत करो। जिन्होंने मेहनत की है वो परिणाम उनके सामने है। देखिए दो दिए गए कथन दिए गए। कोलाइड, ये 9th किताब का प्रश्न है, मिश्रण का प्रश्न है। मिश्रण भी कौन सा? दो प्रकार का मिश्रण, विषमांगी और समांगी मिश्रण इनमें दिया है। कोलाइड आपने देखा होगा, दूध वाला, दूध एक कोलाइड का उदाहरण है। दूध वाला मिश्रण जिनमें कण अमाप इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्ण, अब देखो जब दिखाई नहीं देता, अपना आंखों से देखेंगे तो इसमें कण है ही नहीं, परंतु इतने छोटे कण होते हैं। जिनमें कण होता है वो तो विषमांगी, और जो एकदम मिला होता है उनको अलग ही नहीं कर सकते, वो होता समांगी। तो देखिए आप कभी कभी छाछ होती है, छाछ में भी आप कण नहीं देख पाते, पर छाछ कई बार क्या होती है, कई दिनों तक उसको छोड़ दो, धीरे धीरे ऊपर पानी आने लग जाता है, इसका मतलब वो अलग हो रहे हैं कण। ठीक है, अब इसमें कारण पहले के कोलाइड समांगी मिश्रण है। पहले क्या है? कोलाइड ऐसे मिश्रण है जिनमें कण अमाप इतना छोटे होता है कि नजर आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्ण के लिए प्राप्त होता है। प्रकाश का प्रकीर्ण क्या होता है? मैंने आपको यहाँ की कक्षा के विद्यार्थियों को अवश्य बताया है, कक्षा 10 में भी दिया था प्रकीर्ण। जब टिंडल प्रभाव, प्रकाश के कण आते हैं झोंपड़े के मुंह, जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तब आपको कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो प्रकीर्ण होता है। टिंडल प्रभाव कणों प्रकाश को फैला देता है, तो ये भी फैलाने का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो तो सही है। अब देखिए ये एक समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण कभी प्रकाश को फैलाते नहीं, ये तो है विषमांगी मिश्रण। कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। इसका मतलब इसका जो ये कारण दिया गया है, ये कारण गलत है, कथन सही है। कहाँ दिया गया है? 1 नंबर ऑप्शन में देखिए, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है। विद्यार्थियों ये साइंस का प्रश्न था। आइए यहाँ ये कक्षा 10 का प्रश्न, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में दिया गया प्रश्न है। चैप्टर का नाम बोल रहा हूं, लगभग दूसरा चैप्टर है, कैसा वो चैप्टर है, उसमें पहला या दूसरे चैप्टर में ये दिए गए हैं कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, यहाँ पर थोड़ी सी CaOCl2 होता है, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है विद्यार्थियों की, Ca और Cl दोनों को ब्रैकेट में लिया, इसका मतलब तो ये हो गया CaO2 Cl2, ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा CaOCl2 होता है। तो हालांकि ए में 1 नंबर। बेकिंग, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, इसमें थोड़ा जल की मात्रा निकल जाती है तो ये बन जाता है CaSO4 1/2H2O, ये बन जाता है। तो ये हो गया अपना CaSO4, यानी डी में 4 आपको कहा देख, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सीधा, परंतु अपन सभी देख लेते हैं। और बी, ए में 1 हो गया, बी में 4, ए में 1 हो गया। अब देखिए बी में अपन देखेंगे बेकिंग सोडा NaSCO3 और धावन सोडा Na2CO3 10H2। ये प्रश्न थे, तो ऑप्शन नंबर अपना बी, ये बी ऑप्शन सही है साथियों, बी ऑप्शन सही है। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, साइंस के भी फॉर्मूले होते हैं, उनको भी सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री के प्रश्न है। अब देखिए मैथमेटिक्स का एक और प्रश्न, ये नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, और अब देखिए अभिकथन ए, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अवैध संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब देखिए अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, बिल्कुल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे 50 है, 50 भाज्य संख्या है, 2, 25, 5, 5, 5, 1 अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका मतलब कथन सही है। अब यार किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया अभाज्य गुणनखंडी के रूप में नहीं निरूपित किया, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंडी होती है, अभाज्य गुणनखंडीय होती है, इनको विभक्त अभाज्य संख्या में किया जाता है, ये अभाज्य गुणनखंडीय होती है। इसका मतलब इसका कथन सही नहीं है, सॉरी कथन सही है, कारण सही नहीं है। इसका मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है साथियों, एक ऑप्शन सही। अगला बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी अपना साइंस और मैथ का प्रश्न नहीं है ये, हालांकि ये शैक्षिक निदान का प्रयोग उपचारी शिक्षण है। शैक्षिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों को पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है, तो उपचारी शिक्षण कहा जाता है। अब देखिए उपचारी शिक्षण, उपचारी क्या होता है कि शैक्षिक बालकों को कठिनाई पता लगाकर कठिनाई दूर करने में शिक्षण कार्य उपचारी शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, निदान द्वारा उनकी समस्या जानी जाती है। शैक्षणिक निदान का प्रयोग ही उपचारी शिक्षण के उपयुक्त कथनों के आलोक में दिए गए कथन विकल्प में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। शैक्षणिक निदान द्वारा प्रयोजन ही उपचारी शिक्षण है, उपयुक्त कथन में आलोक में दिए गए विकल्प। अब देखिए शैक्षणिक निदान का प्रयोग ही उपचारी शिक्षण है। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही मतलब इनका प्रयोजन मतलब इनका उद्देश्य क्या है, उपचार ही है। उपचार डॉक्टर अपने से पूछता है बीमारी क्या है, बीमारी बताता है, फिर वो गोलियां देता है, तब उपचार होता है। यदि निदान ही नहीं करे, सीधी टैबलेट दे दे, दुख है मातो है दे दे पेट की, तो गड़बड़ हो जाती है विद्यार्थियों। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। हालांकि मैं बात सिर्फ गणित और विज्ञान की कर रहा हूँ, बीच में आ जाता है तो कुछ बातें बता भी दे दी जाती है कि हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। बालकों की उपलब्धियों के मापन में विश्वसनीय तथा वैध उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षण परीक्षण बिंदुओं को पहले निश्चित करना चाहिए। परीक्षण बिंदुओं तथा शिक्षण बिंदुओं में समन्वय स्थापित करना आवश्यक नहीं है, इसका मतलब ये सी गलत हो गया। शिक्षण में मूल्यांकन विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसका मतलब सी डी गलत है। ए और सी और डी विश्वसनीय वैध उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और फिर आपको क्या कह रहा है कि शिक्षण बिंदुओं तथा शिक्षण बिंदुओं के समन्वय स्थापित नहीं करनी, ये भी गलत है। शिक्षण विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो ये ए और बी भी सही लग रहे हैं, बाकी वाले इनका बाद में देखेंगे। अगला है कि ये इंग्लिश आ गई, हाँ जी G2 आरंभ के रूप में शिक्षक, ठीक है, ये भी साइकोलॉजी का है, ये भी साइकोलॉजी का है। अल्बर्ट भांडुला लिख दिया इन्होंने, है तो भांडुला, इसने भांडुला लिख दिया है। और ये भी अपना नहीं है साइंस मैथ्स। हाँ, यहाँ एक प्रश्न आया, गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं? विद्यार्थियों गणित में अचर 3 रूपों में विद्यमान रहते हैं। एक तो संख्याएं होती है, एक संख्याएं होगी, दूसरी गणितीय जो संकेत होते हैं वो, जैसे पाई हो गया, बाकी उनका मान फिक्स होता है वो। दूसरी बीजीय संक्रिया जैसे द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण भी उसका मान आता है, एक्स और वाई का अपन मान निकाल सकते हैं। जैसे ये समीकरण है x² + 4x + 4, तो ये समीकरण है, इसका x का मान निकाला जाता है, ये भी इसमें आती है। तो अपने ये जो 3 हो गए, कितने अचर हो गए? 3 अचर होते हैं। अचर का मतलब होता है जिनका मान ज्ञात किया जा सकता है साथियों। हाँ जी, अगला इसमें भी मैथ्स का प्रश्न और साइंस का प्रश्न नहीं है, और इसमें भी नहीं है।
यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, 47वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, गणित में एक इकाई योजना न्यूनतम दिनों की अवधि से एक सप्ताह अथवा एक माह तक। अब देखिए, हालांकि मैंने जहाँ तक बीएड में भी पढ़ा है, बीएसटीसी में भी पढ़ा है, इनकी शिक्षा विधि, यहाँ वहां पर तो ये लिखा हुआ होता है कि न्यूनतम 7 दिन से 30 दिन या एक माह तक होती है, परंतु इसने ये पूछा मेरे हिसाब से ये। अब देखिए, खैर इस प्रश्न को थोड़ा वेट कर लिया जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ये एक सप्ताह में वर्किंग डे होते हैं 6, तो ये 5 से 6 कहें, 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन से एक माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए। फिर भी इस प्रश्न को थोड़ा, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि 7 दिन से, यानी एक सप्ताह 7 दिन, 7 दिन का मतलब उसमें दिन कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। वर्किंग डे कितने होते हैं, एक संडे आ जाता है, 6 होते हैं, तो ये 6 दिन तक होती है। जब 6 से 7 लिखा है तो 5 से 6 दिन तक होनी चाहिए, तो उसको महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अगला देखिए, यहाँ पर भी मैथ्स और गणित का नहीं है, यह भी साइकोलॉजी के प्रश्न है। ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है, और ये हो गया अगला, इसमें भी नहीं है। देख लेते हैं कहीं बीच में बच तो नहीं गया है कोई। अब ये मैं बता दूं आपको, एक ऐसा एनईपी के अनुसार एक प्रश्न था, शायद मैथ्स और साइंस के प्रश्न इतने ही थे। हाँ जी, मैथ्स के प्रश्न और साइंस के प्रश्न इतने ही थे। आशा करता हूं कि आपके ये जो प्रश्न थे, लगभग 13-14 प्रश्न थे मैथ्स और साइंस के, अच्छी तरीके से इनको हल किया होगा। आपके प्रश्न आशा करता हूं कि सही हुए होंगे। पेपर बहुत अच्छा था, और जिनके पेपर अच्छा हुआ है उनको बधाइयाँ, और जिनके पेपर ठीक ठाक हुआ उनको भी बधाइयाँ, और जिनके अच्छा नहीं हुआ उनको भी बधाइयाँ। और क्यों बधाइयाँ इसीलिए कि निराश नहीं हुआ जाता है कि ये एक एग्जाम था, जीवन का पड़ाव नहीं था। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, जिंदगी में कई एग्जाम होते रहेंगे आपके, और इससे कुछ न कुछ शिक्षा लीजिए, सीखिए कि पढ़े बिना पार नहीं पड़ता है विद्यार्थियों। पढ़ना पड़ेगा, तपानी पड़ेगी, तपे बगैर कुछ भी नहीं होता, तप करना पड़ता है। ये पढ़ाई सबसे वो कहने की कठिन तपस्या में से है। साधु संत कोई दिक्कत नहीं, जाके बैठ जाता है, उनको वापस पूछने वाला कोई नहीं होता।
कि आपने इतनी तपस्या की, आपने क्या हासिल किया। मैंने जीके को प्रश्न मैंने कोई को पूछे नहीं, परंतु आपके सामने एक भयंकर तरीके से तैयार किया हुआ अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एक पेपर आता है, वो भी 61 पेज का पेपर आता है विद्यार्थियों। तो वो कह जाता है ना कि छक्के छूट जाते हैं जिन्होंने टिक करके एक व्यवस्थित ढंग से लक्ष्य की ओर अग्रसर दिए हुए, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा कहने की एक पड़ाव है। तो इससे शिक्षा लीजिए, शिक्षा ये लीजिए कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सरकारी नौकरियां घट रही है, बहुत कम है नौकरियां, लोग बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर पद कैसे निकाले जाएं विद्यार्थियों, तो वो आप में जुनून और जज्बा होना चाहिए। मैं आज सुबह ही एक अखबार के अंदर न्यूज पढ़ रहा था कि बाड़मेर जिले का एक लाडला उन माता पिता की आंखों का तारा जिन्होंने अपने अरमानों को कामयाब किया तथा अरमानों पर खरा उतरा, 13 पद थे, AAO एक वैकेंसी थी, उसमें 13 पदों में से बाड़मेर के लाल ने प्रथम रैंक हासिल की है विद्यार्थियों। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम में वो क्या नहीं है जो उसमें था। बिल्कुल मनुष्य एक ही है। साइंस कहती है कि 1350 ग्राम से 1400 1450 ग्राम तक मस्तिष्क सभी का होता है। तो क्यों न हम भी इन प्रतियोगी युग में आज एक अच्छी तैयारी करते हुए एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे तथा अपने परचम चारों ओर लहराएं तथा कह दे उनको कि जिनकी आंखों में हम खटक रहे हैं उनको नेत्र दान कर सकता हूं मैं, है ना। तो तैयारी में जिन्होंने अच्छी हुई है वो भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना नहीं है। इस क्षेत्र में आने के बाद भी एक पैसा ऐसा है जिससे यहाँ इसमें आने के बाद आपसे हर कोई अपेक्षा करेगा। तो हर किसी की अपेक्षा रहती है, गरीब से गरीब व्यक्ति की और उच्च व्यक्ति जो अधिकारी होते हैं वही आपसे परिणाम चाहते हैं। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति जिनके भविष्य जिनका भविष्य होता है, उनके बच्चे वो भी इस विद्यालय में आते हैं, वो भी आपसे अपेक्षा करते हैं। तो पढ़ते रहिए। कभी शिक्षक होने के नाते ये है कि पढ़ाई नहीं छोड़ना, और जिस दिन आपने पढ़ाई छोड़ दी उस दिन ये अवश्यमेव है कि आपके अंदर शिक्षकत्व जो एक गुण होता है वो खत्म हो जाएगा और आप शिक्षक रहेंगे नहीं। भले ही गवर्नमेंट की सैलरी उठा रहे हैं और खा रहे हैं पी रहे हैं, वो अलग चीज है। तो आशा करता हूँ एक बार फिर जिनका पेपर अच्छा हुआ है और आने वाले समय में हमारे स्टाफ बढ़ेंगे, उन सभी को मैं हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक बधाई अग्रिम शुभकामना प्रेषित करता हूं। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।